हेलो बच्चों, नमस्कार, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं सभी लोग? उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे होंगे। तो आज हम एक बहुत छोटा सा टॉपिक है, चैप्टर में नहीं बोलूँगा इसे, इंस्टॉलमेंट का है। एक टाइप इसका एसआई इंस्टॉलमेंट का होगा और एक टाइप इसका सीआई इंस्टॉलमेंट का होगा। अब एसआई चैप्टर जब हम पढ़ते हैं तो उसी में ही एक टाइप इंक्लूड कर लेते हैं इंस्टॉलमेंट का, और सीआई जब हम पढ़ते हैं तो उसी में ही एक टाइप इंक्लूड कर लेते हैं इंस्टॉलमेंट का। अब मैंने दोनों इंस्टॉलमेंट के टाइप को उठा के अलग एक क्लास में बना दिया है, ताकि आप इन दोनों इंस्टॉलमेंट को एक साथ पढ़ो और आपको डिफरेंस पता हो कि क्या इन दोनों में डिफरेंस होता है और किस तरीके से हम दोनों तरह के सवालों को करते हैं। हालांकि अगर मैं कहूँ एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से तो उतना एज सच इम्पोर्टेंट ये नहीं है, लेकिन अभी लेटेस्ट में एक दो एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिले हैं एडीक्यूटी जो करा रही है उनमें। तो फिर उस पॉइंट ऑफ व्यू से इंस्टॉलमेंट भी हमें पढ़ना पड़ेगा। इन केस अगर आपके एग्जाम में सवाल बनता है तो बहुत आसानी से आप सवाल को कर पाओ। बहुत डीप में जाकर हम इंस्टॉलमेंट किस्तों को नहीं खंगालेंगे कि क्या इंस्टॉलमेंट होती है, कैसे कैसे इंस्टॉलमेंट लगती है, कैसे कैसे इसकी कैलकुलेशन होती है, उतना डीप में हम नहीं जाएंगे। हम इसका ऐसा इंस्टॉलमेंट की बात करूं तो बेसिकली दो टाइप के क्वेश्चन बनते हैं, उन दोनों टाइप के क्वेश्चंस को देखेंगे और उनके बस तरीके देखेंगे कि किस तरीके से वो क्वेश्चंस होते हैं। या इंस्टॉलमेंट के भी बेसिकली दो ही तरह के सवाल बनते हैं और उन्हें देखेंगे और उनका तरीका। बस इंस्टॉलमेंट में हमें इतना देखना है, बाकी ज़्यादा डीप में जाने का समय अब नहीं है आपके पास और ना उतने की ज़रूरत। तो चलिए शुरू करते हैं टाइप वन यानी कि एसआई इंस्टॉलमेंट के साथ। कल से हम अपना एक बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर शुरू करेंगे बच्चे, रेशियो, अनुपात। तो लगभग 3 से 4 क्लास मुझे उसमें लगेंगी अनुपात में, और एक क्लास आपकी समानुपात यानी कि प्रोपोर्शन में। तो 4 से 5 क्लास में आपका बड़ा चैप्टर है थोड़ा, तो 4 से 5 क्लास में रेशियो एंड प्रोपोर्शन खत्म हो जाएगा। उसके बाद फिर हम पढ़ेंगे मिक्सर एलिगेशन 2 क्लास, उसके बाद फिर पार्टनरशिप की एक क्लास। ठीक है, तो 5 2 7 और एक 8, अगली 8 क्लास का जो है हम लोगों ने अपना तरीका बना लिया है प्लान। तो उसके बाद फिर हम एलसीएम एचसीएफ, टाइम एंड वर्क, पाइप सिस्टम और एवरेज, इन 4 चैप्टर को उसके बाद कवर करेंगे और फिर हमारा लगभग अर्थमेटिक खत्म हो जाएगा। अगर मैं टाइम स्पीड डिस्टेंस को साइड करूं तो फिर सबसे लास्ट में पढ़ेंगे। चलिए भाई, एसआई इंस्टॉलमेंट। अब एसआई क्या होता है, सीआई क्या होता है, इतना बताने की आपको जरूरत नहीं है, क्योंकि अब आप बहुत ही अच्छे लेवल के प्रो बन चुके हो एसआई और सीआई दोनों में। मुझे भरोसा है आपके ऊपर कि आपने इन दोनों चैप्टर को जितना मैंने बताया उतना रिवीजन किया होगा, जितना मैंने कराया उन सब का अच्छे से रिवीजन आपने कर लिया होगा। अब इंस्टॉलमेंट की अगर बात करें, किस्त क्या होती है? किस्त भाई, मान लो आपका मन किया बाइक लेने का, लेकिन आपका बजट नहीं है, तो क्या होता है कि आप जाते हो एजेंसी, बाइक एजेंसी, वहां बात करते हो कि भाई मैं किस्त पे बाइक लेना चाहता हूँ। किस्त यानी कि मैं आपको हर महीने कुछ रुपए पे करता रहूंगा। अब वहां भी दो ऑफर होते हैं, आपने सुना होगा। एक तो होता है जीरो डाउन पेमेंट, कहीं लिखा देखा होगा आपने। जीरो डाउन पेमेंट का मतलब है आपको शुरुआत में 1 रुपया भी नहीं देना, पहले महीने से ही किस्त बनेगी आपकी। किस्त यानी कि जितने, मान लो 1 लाख रुपए की बाइक है तो उसकी किस्त बन जाएंगी पार्ट्स में। अब उसमें दुकानदार का क्या फायदा होगा? भाई दुकानदार बेवकूफ थोड़ी है, उसे 1 लाख रुपए को आपसे 2 साल 3 साल 5 साल मिलेगा। दुकानदार उस पर ब्याज लगाता है, दुकानदार इन द सेंस बैंक। बैंक दुकानदार को एक साथ पूरा 1 लाख रुपए दे देगा और बैंक उस पर ब्याज लगाएगा। आपसे जब बैंक वसूली करेगा तो बैंक उस पर क्या लगाएगा? ब्याज लगाएगा। तो जो 1 लाख रुपए की बाइक थी, हर महीने आप मान लो 2,000 रुपये या 5,000 रुपये पे कर रहे हो, तो जो बचा हुआ पैसा है उस पर ब्याज लगता जाएगा। 5-5 हजार रुपये आप पे करते जाओगे, जो पैसा बचता जाएगा उस पर थोड़ा थोड़ा ब्याज लगकर, तो जो टोटल जब आप पे करोगे तो 1 लाख रुपए पे नहीं करोगे आप, 1,10,000 1,20,000 पे करोगे टोटल लास्ट में जाके। लेकिन वो 10,000 20,000 जो ऊपर का है वो एक साथ नहीं, वो किस्तों में ही बट जाएगा। वो क्या होगा? वो किस्तों में ही बट जाएगा। तो ये होता है। दूसरा तरीका क्या होता है? आप गए एजेंसी, आपने कहा कि भाई 1 लाख रुपए की बाइक है, अभी मेरे पास 20,000 रुपए हैं, आप ये रखो। तो आपने डाउन पेमेंट होता है अग्रिम पैसा, यानी कि आपने 1 लाख में से 20,000 तो एक मुश्त दे दिया।
कि भाई ये तो रखो, अब जो 80,000 है वो मेरे पास नहीं है, इन 80,000 की मैं बनाऊंगा किस्त। तो बैंक क्या करेगा, बैंक उसको दे देगा एजेंसी वालों को 80,000 रुपया, बैंक आपसे वसूलेगा उस 80,000 को। अब आप हर महीने 4,000, 5,000, 6,000 की किस्त बनाओगे, 2 साल, 3 साल, 4 साल में वो पैसा पे करोगे, लेकिन वो टोटल 80,000 पे नहीं करोगे, आप पे करोगे 90,000 या 95,000। और उस ऊपर के 15-20,000 को बैंक उसी इंस्टॉलमेंट में तोड़ तोड़ कर आपसे वसूल लेगा। ये होती है इंस्टॉलमेंट। ठीक है। बात करें अगर एसआई इंस्टॉलमेंट, एसआई यानी कि जो सिंपल लगता है, यानी कि ब्याज के ऊपर ब्याज नहीं लगता है, तो साधारण ब्याज होता है, और उसकी किस्त यानी कि केवल मूलधन पर ही ब्याज कैलकुलेट होगा, बस दैट्स इट। तो बैंक ने आपके ऊपर ब्याज कमाया, मान लो 80,000 का आपने किस्त बनवाई, जो ऊपर का 10-15,000 रुपए होगा जिसे बैंक वसूलेगा ब्याज के रूप में, बैंक उस पर कोई ब्याज नहीं लगाएगा, यानी कि उस ब्याज के ऊपर ब्याज बैंक नहीं लगाएगा, केवल उस 80,000 के मूलधन पर ही ब्याज लगाता रहेगा बैंक। ये होता है एसआई इंस्टॉलमेंट। तो आप इसका बेसिक बिल्कुल समझ गए हो। अब चलते हैं इसके सवाल करने के तरीके पर। क्या है सवाल, एक बार फर्स्ट क्वेश्चन को पढ़ेंगे, मैं तरीका बताऊंगा, उसके बाद आप जो तरीका मैं बताऊंगा उसी तरीके से आपने करना है, मैं कहूँ सारे सवालों को आप कर जाओगे। नो कॉस्ट ईएमआई, नो कॉस्ट ईएमआई वही होता है कि जीरो डाउन पेमेंट पे आप पैसा ले रहे हो, वो सामान ले रहे हो। या कई बार नो कॉस्ट ईएमआई का ये होता है कि उस पर कोई एक्स्ट्रा चार्जेस नहीं है। जल्दी से सवाल पढ़ेंगे, मुझे बताएंगे कुछ समझ में आया सवाल पढ़कर। देखो कह रहा है 12,000 की राशि 5% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से दो बराबर वार्षिक किस्त, दो बराबर वार्षिक किस्तों में चुकाई जानी है, प्रत्येक किस्त का मान बताओ क्या होगा। सवाल आपने पढ़ा। अब मैं बताता हूं तरीका क्या है। ये साधारण ब्याज की किस्त है, वार्षिक साधारण ब्याज की किस्त में पैसा चुकाना है। क्या सवाल ने बोला कि भैया वो किस्त बराबर है, क्या जो इंस्टॉलमेंट दो किस्तों में पैसा हमें चुकाना है, क्या वो दोनों की दोनों किस्त बराबर है कि नहीं। आप कहेंगे हाँ जी सर, वो दोनों की दोनों इंस्टॉलमेंट क्या है, बराबर है। तो क्या मैं उन दोनों इंस्टॉलमेंट को बराबर अपनी तरफ से कुछ मान सकता हूं, भाई ये पहली साल की किस्त है, ये दूसरे साल की किस्त है, क्या मैं इनको 100 रुपए और 100 रुपए मान लूं कि पहली साल भी 100 रुपए किस्त है और दूसरे साल भी 100 रुपए किस्त है। तो मैंने माना है अपनी तरफ से, उसने बोला है दो बराबर वार्षिक किस्त, तो मैंने दोनों बराबर वार्षिक किस्त को 100-100 मान लिया। अब 100 क्या है, 100 एक ऐसी वैल्यू है जिसका आप जितना भी परसेंट निकालोगे वो उतना ही होता है, इसीलिए मैं उसको 100 मान के चलता हूँ। वो अगर कहेगा 3 बराबर वार्षिक किस्त, तो 3 100 100 100 मान लेंगे। जितने साल की किस्त कहेगा, एक चीज और है, किस्त बराबर ही पे की जाएंगी। किस्त क्या पे की जाएंगी, बराबर ही किस्त पे की जाएंगी, इंस्टॉलमेंट इक्वल रहेंगी। तो आपको ये दिमाग में सोचने की जरूरत नहीं है किस्त बराबर नहीं रही तो क्या करेंगे सर। उतना टफ लेवल एसएससी नहीं पूछता है, आज तक उसने अनइक्वल इंस्टॉलमेंट के बारे में जिक्र नहीं किया है। तो जब भी आपका क्वेश्चन बनेगा वो इक्वल इंस्टॉलमेंट का ही बनेगा, तो आपको इतना परेशान होने की जरूरत नहीं है। हाँ, आप कुछ भी मान सकते हो, मैंने 100-100 इसलिए माना क्योंकि 100 एक ऐसा नंबर है, मैं उसका कितना भी परसेंट निकालूं वो उतना ही होता है। बाकी मान लो, अगर मान लो आपने 50-50 मान लिया, तो फिर उसका परसेंट निकालोगे, वो कैलकुलेट करना पड़ेगा आपको। अब आप मुझे बताओ, पहली साल की किस्त 100 रुपए, दूसरे साल की किस्त 100 रुपए, अब जो मैं पूछूं उसका जवाब देना। अगर वो पहली साल की किस्त को दूसरे साल के अंत में पे करेगा या दूसरे साल में पे करेगा, जो किस्त उसने पहली साल की लास्ट में पे करी, अगर उसे दूसरे साल के लास्ट में पे करेगा, तो क्या मेरे भाई उसे एक साल का ब्याज देना पड़ेगा। देखो उसने पहली साल में 100 रुपए दिए, दूसरे साल में 100 रुपए दिए। मैं आपसे पूछता हूं, अगर वो इस वाली किस्त को दूसरे साल के अंत में पे करेगा, तो क्या उसे ये 5% का ब्याज देना पड़ेगा। तो कितना पैसा पे करेगा वो, 105। 100 में 5 जोड़ दिया, दूसरे साल के अंत में अगर वो पे करेगा तो उसे 105 रुपए देना पड़ेगा। तो यहां पर आप कहेंगे
कि इन दोनों को अगर आपने जोड़ा तो ये आ गया 205, और यही 205 है जो उसे टोटल पे करना है। यही 205 रुपए है बच्चे जो उसे पे करना है, और इस 205 यूनिट की वैल्यू किसके बराबर है? 12,000 के। तो एक यूनिट की वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी? 12,000 बटे 205। तो 4 से जाएगा या 5 से जाएगा, 5 चौके 20, 5 एकम 5, 2400 आ गया। और फिर आपसे पूछा है प्रत्येक किस्त, यानी कि 100 यूनिट की वैल्यू आपसे पूछी है। तो 100 यूनिट की वैल्यू आएगी 100 गुणा 2400 बटे 41। तो ये आ जाएगा 24,000,000 बटे 41। कितनी बार जाएगा? 4 छिंग 24, लगभग कितनी बार जाएगा ये? दो बराबर किस्तों पे से किस्त की राशि कितनी हो जाएगी? 205। 5 चौको 20, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 2 5 चौके 20, 2400। तो भाई ये आपका 6,000 के आसपास रहेगा यार। किसके आसपास रहेगा? 6,000 के आसपास रहेगा ये। शायद इसके ऑप्शन में कुछ गड़बड़ रही है। ईच इंस्टॉलमेंट, भाई मैंने आपसे क्या बोला? पहली साल भी मान लो उसने 100 रुपए दिए, दूसरे साल भी 100 रुपए दिए। अगर पहली साल की किस्त को दूसरे साल के अंत में पे करेगा तो 1 साल का ब्याज देगा, 1 साल का। तो अगर वो पहली साल की किस्त को दूसरे साल के अंत में पे करेगा तो उसे 5% ब्याज देना पड़ेगा, यानी कि 100 रुपए पर 5 रुपया ब्याज, 105 रुपए पे करेगा, 105 रुपए। तो टोटल कितना हो गया? 205। उसकी वैल्यू 12,000, एक यूनिट आ गया 2400। तो भैया 100 यूनिट की वैल्यू इतनी, ये 5800 के आसपास बनेगा। ये वैल्यू आपकी 5800 के आसपास बनेगी। इसे कैलकुलेट करके बताना बच्चे जरा, कितनी होगी? हाँ बिल्कुल सही आ रहा है। ये 210 क्यों होगा? 210 नहीं होगा बच्चा, एक ही साल का तो ब्याज देगा वो, 2 साल का नहीं देगा। आप ऐसे सोचो, आप जब पहली किस्त देते हो तो महीने के अंत में ही तो देते हो। मैंने कहा जो किस्त आप महीने के अंत में दे रहे हो उसे दूसरे महीने के अंत में देना है। तो पहले महीने के अंत से दूसरे महीने का अंत 1 महीना ही तो हुआ, 2 महीना थोड़ी हुआ, 1 महीना ही तो ब्याज देना है। तो यहाँ पर ये बस वेरी गुड, 5853.65 बिल्कुल ठीक है। ये आपका लगभग बन रहा है 6,000 से कम ही रहेगा। 5853 के आसपास ये लगभग आपका जवाब बनेगा। मैंने कहा ना 5800 के आसपास बनेगा। तो ये आपका सही जवाब यहाँ पर हो जाएगा। इन्हें आप करेक्ट कर लेना, 5800 के आसपास रहेगा। चलिए एक क्वेश्चन और देता हूं आपको मैं, इसे करिए एक बार आप। सवाल है 1,380 रुपए का भुगतान 4 वर्ष के बाद करना है। प्रत्येक किस्त 10% साधारण ब्याज वाली 4 समान किस्तों की आवश्यकता है। बताओ प्रत्येक किस्त का मूल्य कितना होगा? प्रत्येक किस्त का मूल्य कितना होगा? जल्दी से बताइए। भाई यहाँ पर कितनी किस्त है? 4, और चारों की चारों क्या है बच्चा? इक्वल है। आप चारों को 100 मान लो। बहुत सारे सवाल है ऐसे, एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, चौथा सवाल क्लियर होगा, डोंट वरी। 3 और 4, चारों किस्त है, चारों की चारों समान किस्त है। मान लो चारों की चारों 100 की है। अब सबसे लास्ट वाली किस्त को पकड़ना है और ये उसके ऊपर बैठ जाना है जो उसने सबसे लास्ट में पे करी। मान के चलो ये तीसरी वाली किस्त को अगर लास्ट में पे करता तो उसे 1 साल का ब्याज देना पड़ता, तीसरी से चौथी साल, केवल 1 साल का 10%। तो कितना पैसा देता? 110 रुपया। अगर वो इस दूसरी किस्त को सबसे लास्ट में पे करता तो उसे 1 और 1, 2 साल का ब्याज देना पड़ता। तो 1 साल का 10%, 2 साल का 20%। तो कितना पैसा देता वो? 120। अगर वो इस पहली किस्त को सबसे लास्ट में पे करता तो उसे 1, 2 और 3 साल का ब्याज देना पड़ता। 1 साल का 10%, 3 साल का 30%। तो कितना पैसा देता वो? 100। कितना पैसा देता बच्चा? 130 रुपए देता। बिल्कुल सही है। अब उसने टोटल कितना पैसा देना है, ये वाला 100 भी जुड़ेगा। तो टोटल कितना पैसा देना है? 100, 200, 300, 400, 30, 20, 50, 10, 60, यानी कि 460 रुपए उसे देने हैं। 460 रुपए हैं जो उसे पे करने हैं, और सवाल के अकॉर्डिंग तो उसे 1,380 रुपए पे करने हैं। कितने बचे? 1,380।
तो 460 यूनिट की वैल्यू 1380। एक यूनिट की वैल्यू कितनी हो गई? 1380 बटे 460। तो ये आएगा पूरा 3 बार। तो आपसे कह रहा है एक किस्त तो 100 की है, तो 100 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 300 रुपये। तो एक किस्त कितने की है बच्चा? 300 रुपए की। ऑप्शन नंबर डी। इतना ही आपने करना है। एक और सेम क्वेश्चन पे आपको मैं लेकर चलता हूं। इस पर आ जाइए, बताइए जल्दी से इसका जवाब। सवाल है, 3 वर्षों में 5% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 840 की वार्षिक किस्त कितनी धनराशि का ऋण चुकता करेगी? अब यहां पर आपको किस्त दे दी 840 रुपए की, और जो पैसा चुकाना है वो पूछ लिया। अभी तक सवालों में जो पैसा चुकाना था वो दिया हुआ था, किस्त पूछ रहा था। अब इसने उल्टा कर दिया। तो भैया कितनी किस्त है? तीन। तीन किस्त है, तीनों को 100 100 100 मान लो। साधारण ब्याज की किस्त है ना, तो तीनों को 100 100 और 100 मान लो। अब अगर वो सेकंड वाली किस्त को सबसे लास्ट में पे करेगा तो 1 साल का ब्याज यानी कि 5% देगा, तो 105 रुपए देने होंगे। अगर पहली वाली को सबसे लास्ट में पे करेगा तो उसे 2 साल का ब्याज देना पड़ेगा। 2 साल का। तो 1 साल का अगर 5% है मेरे भाई, तो 2 साल का कितना हो जाएगा? 10%। ऐसा ही तो पिछले सवाल में निकाला हमने। 1 साल का ब्याज देना पड़ेगा तो 10% जितना रेट है। 2 साल का हो जाएगा 2 गुणा 10 यानी कि 20%। 3 साल का ब्याज यहां से देना पड़ेगा, 1 साल 2 साल 3 साल, तो 3 गुणा 10 यानी कि 30%। वही यहाँ पे किया हमने। तो भैया 100 में 10 जोड़ेंगे, 110 रुपए। तो टोटल कितना पैसा पे करना है? 315 रुपया। इसकी वैल्यू हमें चाहिए, और 840 जो है हमें किस्त की वैल्यू दी हुई है। हमें क्या दी हुई है? किस्त की। तो यानी कि 100 यूनिट की वैल्यू बच्चे हमें दी हुई है। कितनी? 840। तो एक यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 840 बटा 100। तो 315 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी? 315 गुणा 84/10। ये कैलकुलेट कर लो, आपको पता चल जाएगा कितना ऋण है जो उसने पे करना है। जल्दी से बता दो मुझे क्या जवाब होगा इसका। आप गुणा भी कर सकते हो ऊपर से, या 5 दूनी 10, 5 छंग 30, 5 तिया 15, तो उसे जाएगा 42 बार। तो 63 दूनी 126, हासिल के 12। 63 चौके कितना होता है? 152। 252। 252 और 12 कितना होता है? 264। तो कितना आ गया? 2646 रुपए हैं जो उसे पे करने हैं 3 किस्तों में। ऑप्शन नंबर बी मेरा सही है। ओके, एक और सवाल दूं? चलिए ये क्वेश्चन करेंगे बच्चे जरा, और मुझे जवाब बताओ क्या होगा। कह रहा ऋण की वह राशि ज्ञात करो जो प्रत्येक 200 की 5 बराबर किस्तों में चुकाई जानी है। प्रत्येक 200 की 5 बराबर किस्तों में चुकाई जानी है। यदि ऋण 5% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 5 वर्ष में देय है, तो रेट 5% है, 5 किस्तों में पैसा चुकाना है, तो पांचों किस्तों को मान लो 100 100 100 100 100। पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी और पांचवी। कोशिश करो खुद से सवाल करने की। भाई उसने कहा 200 रुपए की 5 किस्तों में पैसा चुकाना है, और 5% का रेट है, साधारण ब्याज है। बताइए कितना पैसा 5 साल में देना पड़ेगा? बोलिए। पांचों किस्तों को 100 100 मान लो। आपने कहा पहली किस्त भी 100, दूसरी भी 100, तीसरी भी 100, चौथी भी 100 और पांचवी भी 100। अब उसने सबसे लास्ट में 100 रुपए पे किया किस्त के रूप में। मैंने कहा कि अगर वो इस चौथी किस्त को सबसे लास्ट में पे करेगा, तो क्या उसे पूरे 1 साल का ब्याज देना पड़ेगा? चौथी साल से पांचवी साल, पूरे 1 साल का ब्याज। और 1 साल का ब्याज क्या होता है? ब्याज की दर। तो ब्याज की दर कितनी है? 5%।
यानी कि अगर वो इस वाली किस्त को सबसे लास्ट में पे करेगा तो उसे 5% का ब्याज देना पड़ेगा। तो 100 रुपए की जगह कितना रुपया देगा वो? 105। अगर वो इस तीसरी वाली इंस्टॉलमेंट को सबसे लास्ट में पे करेगा तो उसे 2 साल का ब्याज देना पड़ेगा ना भाई। तीसरे साल की जगह अगर वो 5वीं साल में देगा तो 3 से 4, 4 से 5, 2 साल का ब्याज देना पड़ेगा। 1 साल का कितना है? वार्षिक कितना है? 5%। तो 2 साल का कितना होगा? 5 दूनी 10% होगा। तो 2 साल का कितना हो जाएगा? 10%। तो कितना पैसा देगा? 110। अगर वो इस वाली इंस्टॉलमेंट को सबसे लास्ट में पे करेगा तो उसे पूरे 3 साल का ब्याज देना पड़ेगा। 1 साल, 2 साल देना पड़ेगा कि नहीं? फिर दूसरी से तीसरी, तीसरी से चौथी, पांचवी, 3 साल का ब्याज देना पड़ेगा। 1 साल का 5%, 3 साल का 15%। तो 100 रुपए की जगह कितना देगा? 115। और अगर इसे सबसे लास्ट में पे करेगा तो उसे 4 साल का ब्याज देना पड़ेगा। 1 साल का 5%, तो 4 साल का 20%। तो 100 रुपए की जगह कितना देगा वो? 120। तो जरा जोड़ना, कितना पैसा टोटल देना है उसे? 1, 2, 3, 4, 5, 520, 10, 30, 20, 50, यानी कि उसे 550 रुपए पे करने हैं ओवरऑल। ओवरऑल कितना? 550। किस्त कितने की है? 200 रुपए की। मैं कितनी मान के चला था? 100 रुपए की। तो 100 यूनिट की वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी? 200। 1 यूनिट की वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी? 2 के। तो भाई साहब 550 यूनिट की वैल्यू किसके बराबर होगी? ये हो जाएगी 1100 की। इसके बराबर हो जाएगी बच्चा 1100 के बराबर। ऑप्शन नंबर ए मेरा करेक्ट है। ओके, चलूं आगे। चलिए, ये सवाल देखिए जरा। अब मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग इसे खुद से मुझे करके बताएंगे। इसके बाद फिर मैं आपको बताऊंगा जो दूसरे टाइप के क्वेश्चन बनते हैं इसमें, एसआई में, जहां पर वो अग्रिम भुगतान यानी कि डाउन पेमेंट कर देता है कुछ पैसे की। कह रहे 48% की वार्षिक साधारण ब्याज से 1845 प्रत्येक की 5 समान मासिक किस्त द्वारा चुकाई जाने वाली ऋण की राशि क्या होगी? अब यहां पर वो मासिक किस्त चुकाने की बात कर रहा है। क्या बात कर रहा है बच्चा? मासिक किस्त चुकाने की। तो फिर हमें रेट भी मासिक चाहिए होगा। रेट भी क्या चाहिए होगा? मासिक चाहिए होगा। क्योंकि यहाँ वो 5 समान मासिक किस्त की बात कर रहा है तो ब्याज की दर भी मासिक चाहिए, लेकिन ये तो हमें वार्षिक दी हुई है। बच्चे मासिक दर के लिए क्या मैंने आपको बताई है चीजें? मंथली रेट के लिए क्या करना है? एनुअल रेट को 12 से डिवाइड कर दो। और अगर आप 12 से डिवाइड करते हो एनुअल रेट को तो आपको पता चलता है मासिक रेट कितना है? 4%। और कितनी बराबर किस्त है? 5 समान। 5 किस्त है मासिक रूप से। तो पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी और पांचवी। आप पांचों को 100-100 रुपए की किस्त मान लो, समान किस्त है ना। तो 100, 100, 100 और 100, पांचों को आपने 100-100 मान लिया। अब आप चलो उसी तरीके से जो तरीका मैंने आपको बताया कि अगर वो इस चौथी वाली किस्त को सबसे लास्ट में पे करेगा तो क्या आपको 4% का ब्याज देना पड़ेगा महीने का। तो 100 की जगह कितना पे करेगा? 104। अगर वो तीसरे वाले को सबसे लास्ट में पे करेगा तो उसे 2 महीने का ब्याज देना पड़ेगा। 1 महीने का 4%, 2 महीने का 8%। तो कितना देगा? 108। अगर वो सेकंड वाली को सबसे लास्ट में पे करेगा तो उसे 3 महीने का ब्याज देना पड़ेगा। 1 महीने का 4%, 3 महीने का 12%, 112। अगर वो इसे सबसे लास्ट में पे करेगा तो 4 महीने का ब्याज देना पड़ेगा। 1 महीने का 4, 4 महीने का 16, तो वो देगा 100। सबको जोड़ दो, कितना आ गया? 500। 16 12 28, 8 36, 36 4 40, 540। ये कितना पे करना है बच्चा? 540। भैया किस्त कितने की है? 1845 की किस्त है। तो क्या मैं ये कह सकता हूँ 100 यूनिट की वैल्यू कितनी है? 1845। तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी? 1845 बटे 100, तो 540 यूनिट की वैल्यू।
1845/100 ये गया। 5 से जाएगा, 5 दूनी 10, 5 तिया 15, 5 छंग 30, 5 नाम 45, 2 से जाएगा 27 बार। यूनिट डिजिट से जा सकते हैं, परसेंटेज को हटा दो, गलत जुड़ रहा है ना। 27 होगा ये। 27 की गुणा इसमें करेंगे, 27 निम्मा कितना होता है 243, हासिल का 24। 27 सिक्के कितना होता है 162, 162 और 24 कितना हो जाएगा 186, हासिल के 18। 27 तिया 81, 81 और 18 99, कितना हो गया 9963। बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, 9963 बिल्कुल करेक्ट है। जो पैसा उसे चुकाना होगा। क्या सभी क्लियर हो सभी को क्लियर हो चुका है? हाँ। अब मैं थोड़ा सा आगे लेकर चलता हूं आपको। चलो ये देखिए जरा, ये सवाल थोड़ी रकम बड़ी है। अब ये दूसरे टाइप का क्वेश्चन आ गया। कह रहे हैं नगद भुगतान में एक कार की कीमत 2,40,000 रुपए है। नगद भुगतान का मतलब है कि अगर आप सारा हिसाब तुरंत करोगे तो भाई कार आपको पड़ेगी 2,40,000 की, लेकिन आपके पास उतना पैसा नहीं है। तो फिर आपने क्या किया, एक व्यक्ति ने किस्त में खरीदा। अब किस्त में भी कैसे खरीदा उसने, उसने 1,00,000 रुपया का अग्रिम भुगतान, अग्रिम भुगतान बोले तो डाउन पेमेंट, यानी कि आपके पास 1,00,000 रुपए रखे हुए थे, कार थी 2,40,000 की, आपने 1,00,000 रुपया तुरंत दे दिया। अब किस्त जो बनेगी वो कितने रुपए पर बनेगी, क्या 2,40,000 पर बनेगी? बड़ा मोटा मोटा हिसाब लगाओ यार, ज्यादा मैथमेटिक्स में मत घुसो। 2,40,000 की कार थी, 1,00,000 आपने डाउन पेमेंट दे दिया, तो अब जो किस्त बनेगी क्या वो 1,40,000 पर बनेगी, हाँ या ना? बिल्कुल बनेगी। तो कर अग्रिम भुगतान उसने 1,00,000 का कर दिया और अब वह 80,000 की दो वार्षिक किस्त में बाकी का पैसा लौटाता है। बताइए साधारण ब्याज की दर कितनी है? बहुत मोटा मोटा हिसाब है। अब मैं अगर आपसे पूछूं कि भाई अगर आप कैश पेमेंट पर लेते हो तो कार पड़ती है 2,40,000 की, कार कितने की पड़ती है 2,40,000 की, यानी कि हिसाब किताब बराबर कर दो। लेकिन आपने उसमें से क्या किया, आपने उसमें से 1,00,000 रुपए का डाउन पेमेंट कर दिया, तो बचा कितना पैसा फिर 1,50,000। अब इसको आपने पे करना है, जो भी काम रहेगा वो इस पर रहेगा, इन दोनों से हमारा कोई लेना देना नहीं है। जो 2,40,000 का लिखा हुआ है, ये 1,00,000 लिखा हुआ है, इनसे हमारा कोई लेना देना नहीं है। हमारा सारा का सारा लेना देना इस 1,50,000 रुपए से है, जिस पर अब उसने कहा भाई ये किस्तों में दूंगा मैं, और उसने एक किस्त दी है 80,000 रुपए की। ऐसी उसने दो किस्त दी हैं। अगर मैं आपसे पूछूं कि उसने टोटल ब्याज कितना दिया, क्या बता सकते हो मुझे? अगर मैं आपसे पूछूं उसने ब्याज कितना दिया है टोटल, भाई उसे लौटाना था 1,50,000 रुपया, लेकिन उसने 80,80,000 की दो किस्त बनाई है। तो उसने टोटल ब्याज कितना दिया है? आप कहेंगे सर उसने जो टोटल ब्याज दिया है ना 1,40,000। हाँ जो भी है 1,40,000 ही तो लिखा है मैंने भी। उसने जो दो किस्त बनाई है 80,80,000 की, क्या वो टोटल जो ब्याज मैं आपसे पूछता हूं, उसने टोटल ब्याज कितना दिया है? एक किस्त उसने 80,000 की दी हुई है, तो दो किस्त कितने की दी होंगी उसने? दो किस्त मिलाकर 1,60,000 की दी होंगी। तो 1,60,000 में से आपको अगर ब्याज पता करना है तो आप कहोगे सर इसमें से ये माइनस कर दो। सर उसने 20,000 रुपया का ब्याज दिया है। कितने रुपए का ब्याज दिया है? 20,000 का। भाई लौटाना तो 1,40,000 रुपए था, उसने 80,80,000 करके दो किस्तों में पैसा चुकाया, 1,60,000 रुपए दिया, यानी कि 20,000 रुपया उसने एक्स्ट्रा दिया है। अब ये 20,000 रुपए कैसे कैसे दिया होगा? भाई आप जानते हैं ब्याज का फॉर्मूला क्या होता है? ब्याज का फॉर्मूला होता है मूलधन गुणा दर गुणा समय बटे 100। तो यहां पर ब्याज कितना है? टोटल 20,000। अब ये एक साथ नहीं मिला होगा। जब अब सुनना कैसे कैसे ये ब्याज कैलकुलेट हुआ, असली कहानी ये है। ये तो बड़ी सिंपल थी, अब है असली कहानी। ये 20,000 रुपए मिला है, आपने क्या किया, कार आपको 2,40,000 की पड़ी, आपने 1,00,000, बिल्कुल अपने दिमाग में मूवी क्रिएट करना, सवाल क्लियर हो जाएगा।
आपने 1 लाख रुपए दिया, तो 1,40,000 रुपए अभी है आपके आपके ऊपर, उनका, सामने वाले का। तो आपने कहा मैं हर महीने या हर साल की बात हो रही है ना, हाँ वार्षिक, मैं हर साल 80,000 रुपए देकर जाऊंगा, 2 साल में 1,60,000 रुपए दे जाऊंगा, पैसा खत्म। 1,40,000 लौटाना था, आपने लौटाया 1,60,000, 20,000 रुपया ब्याज का आपने दिया। अब 20,000 रुपया ब्याज का आपने दिया है, तो ये 20,000 कैसे दिया होगा? जब आप कार को लेके वापस अपने घर की तरफ चले, तो आपके ऊपर कर्जा कितने रुपए का था? 1,40,000 रुपए का कर्जा था। आप कार लेके अपने घर तो आ गए, लेकिन आपके सर पे कर्जा था 1,40,000 का। आपके दिमाग में है कि 1,40,000 मुझे लौटाना है। तो जो पहली साल ब्याज लगेगा, किस पर लगेगा? पहली साल जो ब्याज लगेगा, क्या वो 1,40,000 पर लगेगा? अभी आपने एक भी किस्त नहीं लौटाई है, आप किस्त लौटाओगे पहली साल के अंत में। लेकिन पूरी साल जो ब्याज लगा, क्या वो 1,40,000 पर लगा कि नहीं? पूरी पहली साल। आप कहेंगे हाँ जी सर। तो पहली साल का मूलधन है 1,40,000। रेट हमें निकालना है, समय पहली साल, केवल 1 साल की बात करूंगा मैं, बटे 100। ये ब्याज तो पहली साल पर लगा है। फिर आपने क्या किया? पहली साल के अंत में आपने 80,000 रुपए दे दिए। अब पहली साल के अंत में जब आप 80,000 रुपए देकर आ गए, तो 1,40,000 में से 80,000 रुपए गए, तो अब जो सेकेंड ईयर में ब्याज लगेगा, कितने पैसे पर लगेगा? सेकेंड ईयर में जो ब्याज लगेगा वो कितने पैसे पर लगेगा? भाई आपको पता है, साधारण ब्याज पर ही साधारण ब्याज जो होता है वो केवल मूलधन पर लगता है, केवल मूलधन पर। मूलधन कितना था? 1,40,000। तो पहली साल पूरे 1,40,000 पर ब्याज लगा। फिर 1 साल बाद आपने 80,000 रुपए दे दिया, तो 1,40,000 में से 80,000 घटा दो। अब जो दूसरी साल ब्याज लगेगा वो केवल 60,000 रुपए पर लगेगा, केवल 60,000 पर। तो दूसरी साल ब्याज कितने रुपए पर लगा? केवल 60,000 रुपए पर। तो 60,000 गुणा रेट गुणा समय, 1 साल बटे 100। ये दोनों के दोनों पैसा मिलके 20,000 रुपए के बराबर बन गए होंगे। पहली साल का ब्याज इतना, दूसरे साल का ब्याज इतना, दोनों जुड़कर 20,000 रुपए के बराबर बन गए। रेट निकाल लो यहां से कितना होगा, ये मोटा मोटा आपने हिसाब लगाना है। चलिए जल्दी से कैलकुलेट करके आर की वैल्यू बता दो। 2 जीरो से 2 जीरो गया, तो कितना आएगा? 14 एकम 14, 100 आर, प्लस 600 एकम 600 आर, बराबर किसके है? 20,000 के। तो 14 और 6 2,000 आर, बराबर 20,000। ये पूरा 10 बार कट गया, तो आर बराबर कितना हो गया? 10%। तो रेट कितना है बच्चा? 10% का, बिल्कुल सही है। रेट कितना है? 10% का। आप जब अपने एग्जाम में या किसी भी टेस्ट में क्वेश्चन कर रहे होंगे, तो आपका एक क्वेश्चन यहां से शुरू होगा। केवल ये 3 लाइन का सवाल है, ये तो जस्ट मैंने आपको समझाने के लिए लिखा है। ये वाला पार्ट तो मैंने क्वेश्चन को एक्सप्लेन किया, ये आपको करने की जरूरत नहीं है। ये तो सीधा आप सोचोगे कि 80,000 का डबल 1,60,000, इसमें से 1 लाख गया, 1,40,000, यानी कि 20,000 का ब्याज, और आप यहां से शुरू करोगे। ये तो जस्ट आपको समझाने के लिए था। एक सवाल और कराऊं आपको? चलिए एक सवाल और करते हैं, इसको करिए जरा, देखते हैं इसका जवाब कौन बताएगा। बताइए बच्चे इसका जवाब। कह रहे हैं, पुस्तक को 130 रुपए नगद या फिर 20 रुपए के अग्रिम भुगतान और शेष 4 महीने की 30-30 रुपए की 4 किस्तों में चुकाना है। इस योजना में लगाए जाने वाला ब्याज सेम है, बस मैंने डिजिट को थोड़ा छोटा कर दिया। आप सवाल को सोचो कि 130 रुपए अगर आप बुक के देकर आ जाओ, मामला खत्म, कुछ नहीं है। लेकिन आपकी जेब में 130 है ही नहीं। आपने कहा यार मेरी जेब में तो 20 रुपया है, बुक मुझे ये 130 की ही चाहिए। आपने दुकानदार से बात की, अरे 20 रुपए पकड़ो, बाकी मैं पैसा किस्तों में चुकाऊंगा। और किस्तों में कैसे कैसे चुकाऊंगा? मैं 4 महीने में चुकाऊंगा और हर महीने आपको 30 रुपए देकर जाऊंगा। दुकानदार खुश। क्यों खुश? कि अगर आप एक साथ पैसे दोगे तो बुक पड़ेगी 130 रुपए की, लेकिन आपने उसका डाउन पेमेंट कर दिया। आपने क्या कर दिया? डाउन पेमेंट कर दिया।
डाउन पेमेंट कितना कर दिया आपने, 20 रुपए का। तो अब जो किस्त बनेगी 130 में से 20 गया, आपको 110 से मतलब है, आपको इन दोनों से मतलब नहीं है। 20 रुपए का तो डाउन पेमेंट आपने दे दिया उसे। अब आपने दुकानदार से कहा भाई जो ये 110 रुपए है ना, यार थोड़ा तरस कर लो हम पे भी, मैं आपको हर महीने 30-30 रुपए देकर चला जाऊंगा और ऐसा मैं 4 महीने तक करूंगा। मैं आपसे पूछूं कि उसने टोटल ब्याज कितना दिया है, टोटल ब्याज, तो 4 महीने तक अगर वो 30-30 रुपए देकर जाएगा तो टोटल पैसा उसने पे कितना किया है, 120 रुपए। भाई 4 महीने तक अगर वो 30-30 रुपए देकर जाएगा तो क्या उसने 120 रुपए दिया टोटल। और अगर मैं आपसे पूछूं कि उसने ब्याज कितना दिया है टोटल, तो उसे देना कितने रुपए था, 110 रुपए। लेकिन उसने तो बेचारे ने 120 रुपए दे दिए, उसने तो 120 रुपए दे दिए, तो उसने ब्याज कितने रुपए का दिया, तो आप कहेंगे 120 माइनस 110, सर वो 10 रुपए का ब्याज दिया है। अब ये 10 रुपए का ब्याज कैसे कैसे कैलकुलेट हुआ होगा, ये जो 10 रुपए का ब्याज है ये कैसे कैसे कैलकुलेट हुआ होगा। बच्चे आप कहेंगे सर 10 रुपए का टोटल ब्याज है। अब जब वो बुक लेके अपने घर की तरफ मुड़ा, दुकान से अपने घर की तरफ मुड़ा, जिस पॉइंट पर उसके सर के ऊपर कितने रुपए का कर्जा था, भाई 130 रुपए की किताब थी, 20 रुपए उसने अपनी जेब से उसको तुरंत दे दिए। अभी उसके ऊपर कर्जा, अभी ये जो कर्जा है ना, अभी ये कर्जा 110 रुपए का उसके सर के ऊपर बैठा हुआ है। उसने जो 30 रुपए का, उसने जो 4 महीने तक 30-30 रुपए की 4 समान किस्त दी है, पहली किस्त जो उसने दी होगी वो पहले महीने के लास्ट में दी होगी। तो पहला महीना तो कंप्लीट जो ब्याज लगेगा, क्या वो पूरे 110 रुपए पर लगेगा। पहले महीने जो कंप्लीट ब्याज लगेगा मेरे भाई, क्या वो 110 रुपए पर लगेगा कि नहीं। तो पहले महीने मूलधन 110, रेट हमें निकालना है, समय कितना है, 1 महीना, क्योंकि उसने मासिक बात की है, और महीने को वर्ष में बदलने के लिए 12 से डिवाइड करो बटे 100। इस समय कितना है, मासिक किस्त की बात हो रही है, यानी कि 1 महीने की, और 1 महीने को वर्ष में बदलेंगे तो 1/12 वर्ष, वही मैंने किया। अब पहले महीने का ब्याज मिल गया इतना। अब क्या हुआ, पहले महीने के अंत में उसने 30 रुपए चुका दिए। अब जब दूसरा महीना शुरू होगा तो कितने रुपए पर ब्याज लगेगा। आपको पता है साधारण ब्याज केवल मूलधन पर लगता है। तो अगर जो 30 रुपए वो दे के गया है पहले महीने के लास्ट में, वो इस 110 में से माइनस होंगे, मूलधन में से माइनस होंगे। तो 110 में से 30 रुपए देकर चला गया, क्या दूसरे महीने का ब्याज 80 रुपए पर लगेगा। क्या दूसरे महीने का ब्याज, दूसरे महीने के लिए मूलधन जो रहेगा, 110 में से 30 माइनस करो, कितना आया, 110 में से 30 माइनस करोगे 0, 11 में से 3 गए 8। क्या दूसरे महीने का ब्याज 80 रुपए पर लगेगा कि नहीं। आप कहेंगे हाँ जी सर, दूसरे महीने का ब्याज जो लगेगा वो 80 रुपए पर लगेगा, और रेट हमें निकालना है। समय कितना है, 1 महीना, क्योंकि वो मासिक किस्त 1 महीने की किस्त की बात कर रहा है, और 1 महीने को वर्ष में बदलना है तो 12 से डिवाइड करना है। तो समय कितना है, 1 महीना, 12 से डिवाइड कर दो वर्ष में बदलने के लिए बटे 100 प्लस। अब फिर दूसरे महीने के बाद वो 30 रुपए दे गया, तो फिर ये 80 में से 30 रुपए माइनस होंगे। अब जो 80 रुपए का मूलधन बचा हुआ था उसमें से फिर 30 रुपए माइनस कर दो, जो तीसरे महीने का ब्याज लगेगा वो लगेगा केवल 50 रुपए पर। 80 में से वो 30 रुपए किस्त के माइनस कर दिए, गुणा आर गुणा 1/100 गुणा 12। फिर चौथे महीने फिर वो 30 रुपए दे गया तीसरे महीने के लास्ट में, तो 50 में से 30 माइनस कर दो, तो चौथे महीने जो किस्त जो ब्याज लगेगा 50 माइनस 30 केवल 20 रुपए पर लगेगा, 1 महीना बटे 100। तो ये 4 किस्त हो गई ना। 4 किस्त कौन कौन सी हो गई, पहली, दूसरी, तीसरी और चौथी। इन चारों को मिला के टोटल 10 रुपए का ब्याज बना है। आप ये कैलकुलेट कर लो और यहां से आर की वैल्यू निकाल लो। भाई करना पड़ेगा इतना तो, इतना तो करना पड़ेगा। तो आप कहेंगे कि 10 रुपए ब्याज है टोटल, 120 रुपए उसने पे किया है 4 किस्तों में, 110 रुपए का कर्जा था, 120 माइनस 110, टोटल 10 रुपया ब्याज का है। ठीक है, 80 कहां से आया, 110 में से पहली किस्त 30 रुपए की माइनस करो 80 रुपए, 80 में से दूसरी किस्त 30 रुपए की माइनस करो 50 रुपए, 50 में से तीसरी किस्त 30 रुपए की माइनस करो 20 रुपए। ऐसे बना है। तो जल्दी से इसे कैलकुलेट करोगे, कुछ कॉमन ले ले क्या, कुछ कॉमन ले ले, नीचे से 1200 कॉमन आ जाएगा,
और ऊपर से आर कॉमन आ जाएगा, तो आर बटे 1200, और यहां क्या बचेगा 110 प्लस 80 प्लस 50 प्लस 20, तो कितना आ गया 10 बराबर आर बटे 1200, ये कितना हो गया 190, 240, 260, ये गया, 2 से जाएगा 13 बार, 2 से जाएगा 60 बार, 60 की उधर गुणा कर दो, तो आर बराबर कितना हो जाएगा 60 की गुणा 10 में करेंगे 600 डिवाइडेड बाई ये 13 नीचे आ जाएगा, तो कहीं ऑप्शन में होगा क्या, ये रहा ऑप्शन नंबर सी। तो रेट कितना आ गया बच्चे 600 बटे 13%, बिल्कुल सही है। ओके, चलिए एक क्वेश्चन अच्छे लेवल के होते हैं अगर एग्जाम में बनते हैं तो। अब मैं आपको कराता हूं बच्चे थोड़ा सा सीआई इंस्टॉलमेंट के बारे में क्या होता है। एसआई में दो ही तरह के क्वेश्चन बनते हैं, सीआई में बेसिकली एक ही टाइप का होता है, और वो एसआई से भी आसान होता है। एक बार देखना, जैसे ये रहा क्वेश्चन, सवाल है 210 रुपए की राशि कर्ज पर ली गई, 210 रुपए की राशि जो है वो कर्ज पर ली गई, जिसे दो बराबर किस्तों में चुकाना है। अब ये कंपाउंड इंटरेस्ट, ये बच्चे अब जो हम कर रहे हैं ये कंपाउंड इंटरेस्ट सीआई इंस्टॉलमेंट है, और सीआई इंस्टॉलमेंट में ब्याज के ऊपर ब्याज लगता है, आप जानते हैं, और इसे करने का तरीका भी बिल्कुल अलग होगा। आप पहले सवाल पढ़ो, 210 की राशि कर्ज पर ली गई जिसे दो बराबर किस्तों में चुकाना है, यदि ब्याज की अदायगी वार्षिक 10% चक्रवृद्धि दर पर दी जाए। ब्याज जो कर जो रेट है वो 10% एनुअली है, चक्रवृद्धि है, तो कह रहा है बताइए प्रत्येक किस्त की वैल्यू क्या होगी। इसे हम सिंपल के तरीके से नहीं करेंगे, आप जानते हैं, अभी अभी आप कंपाउंड इंटरेस्ट पढ़ के आए हैं, आपको पता है कंपाउंड इंटरेस्ट में चीजें मल्टीप्लाइंग फैक्टर के ऊपर चलती है, यानी कि रेशियो में चलती है। वो कैसे चलेंगी, ये एसआई इंस्टॉलमेंट से भी आसान है। कैसे, आपको सबसे पहले रेट देखना है, रेट कितना है बच्चा, रेट है 10%। क्या मैं 10% का फ्रैक्शन 1/10 जानता हूं, क्या मैं 10% का फ्रैक्शन 1/10 जानता हूं कि नहीं, आप कहेंगे हाँ जी सर। तो पहली साल क्या करिए, पहली साल 10 इधर लिखिए, उसमें ऊपर वाली संख्या जोड़कर 11 इधर लिख दीजिए। अभी समझते रहना, जो आप राइट हैंड साइड की तरफ लिखोगे वो पार्ट होगा किस्त का, और जो आप लेफ्ट हैंड साइड की तरफ लिखोगे वो पैसा होगा धनराशि का। ये रेशियो धनराशि का होगा और ये किस्त का होगा। तो पहली साल क्या हुआ, पहली साल 10 में एक जोड़ दिया 11। अब उसने कितने साल की बात की है, उसने बात की है दो बराबर, ये लाइन बड़े गौर से पढ़ना, दो बराबर वार्षिक किस्त है। तो दो किस्तों के बारे में बात करी है, तो अब क्या करना है, दूसरी बार स्क्वायर कर दो, 10 का स्क्वायर और इधर 11 का स्क्वायर। मान लो अगर तीन किस्त होती, यहां तो दो किस्त बोली है, सपोज बच्चे अगर तीन होती तो मैं तीसरी को लिखता 10 का क्यूब 11 का क्यूब। मान लो चार किस्त होती तो 10 की पावर 4 और 11 की पावर 4। बहुत सारे लोगों के खुरापाती दिमाग में आ रहा है सर अगर 10 किस्त होती तो 11 की पावर 10 करते, भाई वो उतना नहीं जाएगा। कंपाउंड इंटरेस्ट अगर आपने पढ़ा है तो मैंने वहां बहुत अच्छे से आपको क्लियर किया कि मैक्सिमम 4 तक जाएगा, वो मैक्सिमम 4 ही साल तक या 4 बार की किस्त तक ही जाएगा। उससे आगे एग्जामिनर भी जानता है कि ये पावर निकालना टिपिकल है, तो नहीं जाएगा उससे आगे। तो भैया उसने दो किस्त बोली है, तो दो किस्त के लिए पहली तो 10 से 11 हो गई, दूसरी के लिए स्क्वायर कर दो। अब उसने एक बात बड़ी अच्छी बोली कि दोनों की दोनों किस्त क्या है, बराबर है। अब मैंने आपको बोला कि जो राइट हैंड साइड वाला पार्ट है वो किस्त वाला है, और ये दोनों की दोनों किस्त क्या होनी चाहिए, ये दोनों की दोनों किस्त मेरे भाई बराबर होनी चाहिए। क्या ये बराबर है, क्या ये किस्त बराबर है। राइट हैंड साइड वाले पार्ट को मैंने किस्त बोला, लेफ्ट हैंड साइड वाले पार्ट को धनराशि बोला। अब उसने कहा दोनों की दोनों बराबर किस्त हैं, तो क्या ये दोनों बराबर हैं, आप कहेंगे नहीं सर। तो फिर इन्हें बराबर बनाओ, कैसे, ये तो 11 का स्क्वायर है, अगर मैं ऊपर भी एक 11 की मल्टीप्लाई कर दूं तो यहां भी करनी पड़ेगी। क्या अब ये दोनों किस्त बराबर हो गई, क्या अब ये दोनों इंस्टॉलमेंट बराबर हो गई, हाँ जी सर। तो आप इसकी मल्टीप्लाई करेंगे 110, इसकी मल्टीप्लाई करेंगे 100। अब जो लास्ट काम आपने करना है, धनराशि को तो जोड़ दो,
तो कितनी आ गई धनराशि 210। और इधर केवल एक किस्त की वैल्यू लिखनी है, किस्तों को नहीं जोड़ना है, केवल एक इंस्टॉलमेंट की वैल्यू जो कि 11 का स्क्वायर होगी, यानी कि 121। इधर तो केवल एक इंस्टॉलमेंट की वैल्यू लिखनी है और इधर दोनों को जोड़ देना है। धनराशि के लिए दोनों को जोड़ना है और किस्तों के लिए आपको केवल एक किस्त चाहिए। आपको क्या दिया हुआ है, राशि दी हुई है 210 की, तो 210 यूनिट की वैल्यू 210 रुपए, एक यूनिट की वैल्यू 1 रुपया, तो भाई 121 यूनिट की वैल्यू 121 रुपया। तो प्रत्येक किस्त कितने की होगी, 121 रुपए की। आपसे एक क्वेश्चन और पूछ सकता है इसमें कि उसने टोटल ब्याज कितने रुपए का दिया है। ब्याज भाई, कर्जा कितने रुपए का था, 210 का, एक इंस्टॉलमेंट 121 रुपए की दी है और ऐसी उसने दो इंस्टॉलमेंट दी हैं। तो अगर मैं ब्याज की बात करूं तो उसने पैसा कितना लौटाया, 242 रुपए, दो किस्तों में लौटाना था 210, तो ब्याज कितना हो गया, ये एक्स्ट्रा मैं पूछ रहा हूं। तो 242 माइनस 210, सर उसने 32 रुपए का ब्याज दिया है। ये अलग से मैंने आपको बता दिया, अगर ब्याज की बात करेगा तो 32 रुपए का ब्याज दिया है। चलिए एक क्वेश्चन आप खुद करके बताइए मुझे, इसका जवाब क्या होगा। ब्याज भी बताना, इसमें मुझे ब्याज भी बताना, उसने ब्याज कितने रुपए का दिया वो अलग से बताना। सवाल कह रहा है एक राशि उधार ली जाती है और 882 रुपए की दो वार्षिक किस्तों में 5% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से चुकाई जाती है। उधार ली गई राशि कितनी है, उधार ली गई राशि कितनी है, बोलिए। भाई 5% का फ्रैक्शन कितना होता है बच्चा, 1/20। तो पहली साल के लिए क्या कर दो, 20 से 21, और कितनी किस्त बोली है उसने, दो। दूसरी साल के लिए 20 का स्क्वायर और 21 का स्क्वायर कर दो। अब आपको पता है कि राइट हैंड साइड वाला पार्ट किस्त का होता है और वो दोनों किस्त क्या करनी है, हमें बराबर करनी है। तो ये अगर 21 का स्क्वायर है तो यहां भी 21 से गुणा करके बराबर कर दो, तो ये हो जाएगा 420, ये हो जाएगा 400, दोनों को जोड़ेंगे 820, तो धनराशि हो गई। और एक किस्त कितने की है, 21 का स्क्वायर, यानी कि 441। तो एक किस्त कितने की है, 441, और सवाल ने बोला है 882 रुपए की दो किस्त है, यानी कि 882 रुपए किसके किसके बराबर होगा, 441 के। तो एक यूनिट की वैल्यू किसके बराबर होगी, दो के। तो टोटल पैसा कितना है जो उसने उधार लिया, 820 गुणा दो, 1640 रुपया। मैं आपसे अलग से पूछता हूं उसने ब्याज कितना दिया है, टोटल टोटल ब्याज। आप कहोगे सर एक किस्त 882 की, तो दो किस्त कितने की हो जाएंगी, 1764 की। 1764 रुपए उसने पे किया है, उधार लिया था 1640। अगर मैं ब्याज पूछूंगा आप कहेंगे 1764 माइनस 1640, 4 2 1, 124 रुपए का ब्याज है सर जो उसने पे किया है, 124 रुपए का ब्याज। ये सवाल करिए, बताओ जल्दी से जवाब क्या होगा। सवाल कह रहा है 15,300 के ऋण का भुगतान दो समान छमाही किस्तों में चुकाया जाना है, छमाही किस्तों में यानी कि हाफ ईयरली। कह रहे यदि ब्याज की दर 8% प्रति वर्ष है जो 6 महीने चक्रवृद्धित है तो प्रत्येक किस्त का मूल्य। अब आपको यहाँ हाफ ईयरली रेट भी निकालना है, हाफ ईयरली। भाई अगर मैं हाफ ईयरली रेट अर्धवार्षिक दर की बात करता हूं तो वार्षिक दर को 2 से डिवाइड कर देंगे, तो हाफ ईयरली रेट कितना हो गया, 4%, और उसका फ्रैक्शन 1/25 होता है। बात सही है। अब हम कहेंगे पहली साल तो आ गया 25 से 26, और कितनी किस्त है ऐसी, दो। दूसरा भी 25 का स्क्वायर और 26 का स्क्वायर। अब दोनों की दोनों समान किस्त हैं, तो ये 26 का स्क्वायर है, यहां भी 26 से गुणा करो, तो यहां भी 26 से गुणा करना है आपने। तो 25 छिक्के 150, 25 दूनी 50 और 15 65, 25 का स्क्वायर 625, जोड़ेंगे 1275 का, तो धनराशि है जो उधार लिया। और एक किस्त की वैल्यू कितनी है, 676।
क्या दिया हुआ है आपको, ऋण दिया हुआ है 15,300। तो यानी कि 1275 की वैल्यू कितनी है, 15,300। एक यूनिट की वैल्यू आएगी 15,300 बटे 1275। कितनी बार कटेगा कि नहीं कटेगा, 25 से काटे, 25 पंजे 125, 25 एकम 25, 25 छिके 150, 3, 25 एकम 25, 25 दूनी 50, 17 तिया 51, 17 तिया 51, 17 छिके 102, 3 से कटेगा 12 बार। तो भैया 676 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 12 से गुणा कर दो, 12 छिंग 72, 12 सत्ते 84 और 7 91, 12 छिंग 72, 72 और 9 81, 8112, यानी कि ऑप्शन नंबर बी मेरा सही हो। ओके, चलिए एक क्वेश्चन आप मुझे करके दिखाइए अब। बताओ जल्दी से मुझे क्या जवाब होगा इसका। कह रहा है ब्लूटूथ स्पीकर को 3500 नगद या फिर 1,000 रुपए नगद डाउन पेमेंट और शेष राशि को 3 समान वार्षिक किस्तों में बेचा जाता है। यदि वार्षिक ब्याज की दर 12.5% है और ब्याज ब्याज का संयोजन वार्षिक रूप से होता है तो किस्त कितने रुपए की बनेगी। भाई या तो स्पीकर को 3500 रुपए दो और ले आओ, आप साफ मामला, या फिर अगर आपके पास 3500 नहीं है तो 1,000 रुपए डाउन पेमेंट करो और 3 समान किस्तों पे ले आओ। तो अगर आपने डाउन पेमेंट 1,000 रुपए का कर दिया तो फिर आपके ऊपर कर्जा कितने रुपए का है, आप मुझे बताइए कि अगर आपने 1,000 रुपए का डाउन पेमेंट कर दिया मेरे भाई तो फिर आपके ऊपर कर्जा कितने रुपए का बचा है। आप कहेंगे सर 3500 में से अगर मैं 1,000 रुपया डाउन पेमेंट कर देता हूं ना तो फिर कर्जा बचेगा 2500 रुपए का केवल, और इस 2500 रुपए को मुझे 3 किस्तों में चुकाना है और रेट कितना है, 12.5%, जिसका फ्रैक्शन दुनिया जानती है 1/8 होता है। लगा दो। आप कहेंगे सर पहली साल 8 से 9, दूसरे साल स्क्वायर होगा, तीसरे साल क्यूब होगा, 3 किस्त है ना। अब किस्तों को करना है बराबर, किस्तों को क्या करना है बच्चे, बराबर। ये 9 का क्यूब, ये 9 का स्क्वायर, ये केवल 9, तो तीनों को 9 का क्यूब बना लो। तो यहां 9 से मल्टीप्लाई करो, 9 का क्यूब हो गया। यहां 9 स्क्वायर से मल्टीप्लाई करो, 9 का क्यूब, 9 का क्यूब, 9 का क्यूब बन गया। तो ये 9 के स्क्वायर से गुणा किया तो यहां भी करना पड़ेगा, ये 9 से किया तो यहां भी करना पड़ेगा। ये आ जाएगा 81 गुणा 8, 8 एकम 8, 8 अट्ठे 64। ये आ जाएगा 8 अट्ठे 64, 9 चौक 36, 9 छिके 54 और 3 57, 8 का क्यूब 512। जोड़ेंगे जरा जरा, 8 6 14, 14 और 2 16, 7 4 11, 1 12 और 1 13, 6 और 5 11, 11 5 16, 16 और 1 17, 1736। इधर केवल एक इंस्टॉलमेंट की वैल्यू लिखेंगे जो कि आएगी 9 का क्यूब यानी कि 729। तो कितना पैसा है जो पे करना है, 2500 रुपए। इतना पैसा है जो पे करना है 2500 रुपए। तो 1736 यूनिट की वैल्यू कितनी है, 2500। तो एक यूनिट की वैल्यू आएगी 2500 बटे 1736। डेसिमल में जाएंगी चीजें, ऑप्शन हाँ बिल्कुल सही है, ऑप्शन में भी डेसिमल में ही दे रखा है। और आप कहेंगे 729 की वैल्यू कितनी होगी, तो जरा बता दो कितना आएगा 729 की वैल्यू। भाई यहां पर अगर मैं इसकी 729 की वैल्यू सीधी यहां पर आपसे कहूं 2500 गुणा 729 बटे 1736, तो गुणा करेंगे 0 0, 25 निम्न 225, 25 दूनी 50 और 22 72, 25 सत्ते 175 और 7 182 बटे 1736। तो 1736 एकम 1736, ये 1822 है ना। तो आगे बचा 64, 64 और 22 कितना होता है, 82, 5, ये जीरो आ जाएगा, फिर एक जीरो ले लो। तो 10 से कहानी शुरू होगी और ये 8650 है। तो 17 चौकू 68 यानी कि 4 बार चला जाएगा। तो 104 पे कहाँ कहानी आई है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये तो 101 है, एक ही बचा 104। यानी कि ऑप्शन नंबर सी, आपको पूरा कैलकुलेट नहीं करना, आपके ऑप्शन पे भी नजर आपकी रहनी चाहिए, तभी आप चीजों को कम समय में कर पाओगे, तभी आप कम समय में कर पाओगे। आपने देखा 1736 एकम 1736, बचा 82 बचा था,
फिर आपने देखा भैया ये तो जीरो गया ना जाने का, 82 था ना, एक जीरो और उठा लिया, फिर 17 चौके 6800 बार गया है, तो 104 पे कहानी केवल एक ही ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर सी। थोड़े से कैलकुलेटिव क्वेश्चन ये है, तो ऐसा भी बन जाएगा, इसके लिए भी थोड़ा सा तैयार रहना है आपने। चलिए अब मैं आपको एक क्वेश्चन खुद से करने के लिए दे देता हूँ, ये आपको खुद करना है बच्चा, आसान सवाल है, सेल्फ करने के लिए दे रहा हूँ। बाकी इंस्टॉलमेंट में आपने इतना ही करना है, इससे आगे इंस्टॉलमेंट में मत पढ़ना। अगर क्वेश्चन बना तो इतने से ही बनेगा, इससे बाहर नहीं जाएगा। कल हम रेशियो एंड प्रोपोर्शन पढ़ेंगे, कल नहीं, अब हमारी क्लास अगले साल होगी बच्चे। एक साल का मैं रेस्ट ले रहा हूँ, 2026 में क्लास करेंगे, मजे करो। 2025 में मुलाकात अब नहीं होगी। आप सभी को आने वाले वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। मैंने जैसा कि कल भी बोला था कि 2026 आपके लिए यादगार होनी चाहिए। बहुत सारे लोग नई साल का रेजोल्यूशन बनाते हैं कि मैं इस बार ना पूरे साल नहाऊंगा, सुबह उठ के नहाऊंगा, पूरे साल नहाऊंगा, फिर मैं इस साल ये करूंगा, मैं इस साल वो अरे भाई, इससे कुछ नहीं होता है। तुम अगर ना नहाने वाले भी हो ना, तो नई साल को सुबह 4 बजे भी नहा लोगे, तब भी पूरे साल तुम बिना नहाए रहोगे। तो रेजोल्यूशन थोड़ा टफ बनाओ कि मुझे इस साल नौकरी लेनी है, 2026 मुझे यादगार बनानी है, ये मेरे जीवन में मेरी नई शुरुआत की पहल होगी 2026। तो मिलेंगे अगली साल। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, जय हिंद।